बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लों के अंतर्गत पाठ 17 का वाचन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है सपने का सच। बच्चों, ये एक विज्ञान कथा है। इस विज्ञान कथा में कल्पना के द्वारा मनुष्य के उड़ने की क्षमता का वर्णन किया गया है और पृथ्वी पर जो आने वाला जल संकट है उसकी ओर भी संकेत किया गया है। बच्चों, सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन हम उन सपनों के द्वारा प्रेरणा ग्रहण कर अपने जीवन में परिवर्तन जरूर ला सकते हैं। तो आइए हम पाठ का वाचन करते हैं और इसमें बताए गए संदेश को समझते हैं। आइए पाठ करते हैं। इधर कुछ दिनों से रोहित को अजीबोगरीब सपने दिखाई दे रहे थे। कभी तो वह देखता कि वह किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और नीचे की वादियों में उड़ रही चिड़ियों की गिनती कर रहा है, या फिर किसी बड़ी सी चिड़िया की पीठ पर सवार होकर वह खुद भी आसमान में ऊंचे और ऊंचे उड़ता जा रहा है। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने देखा कि वह खुद ही उड़ने लगा है। सपने में ही वह कुछ चिड़ियों के ज़मीन पर उछलकर उड़ने के तरीके को ध्यान से देख रहा है और उसी तरह खुद भी उछलते हुए हवा में ऊपर और ऊपर उड़ चला है। वह हाथों को चिड़ियों के डैनों की तरह फैलाते और सिकुड़ते हुए उड़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। वह अपने घर के ऊपर उड़ता उड़ता आ गया है, फिर उड़कर सामने के नीम के पेड़ से भी ऊंचा उठ गया है, जहां से वह नीचे गांव की बस्तियों को देख रहा है। अपने गन्ने के खेत के ऊपर से गुजरते हुए गांव के किनारे पर स्कूल की बिल्डिंग की ओर बढ़ चला है, जहां रात का धुंधलका और सन्नाटा है। यही तो वह सुबह पढ़ने जाएगा। सपने में भी ये विचार उसके मन में कौंध रहे हैं। वह और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे डर का अनुभव होने लगता है और हवा में जल्दी जल्दी हाथ पांव मारते हुए घर लौट चलता है। सपना पूरा हो जाता है। इन दिनों वह इसी सपने को दूसरे सपनों से ज़्यादा देख रहा है। ये सभी सपने उसे सुबह उठने पर भी पूरी तरह से याद रहते। एक एक दृश्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगते। वह रोमांचित हो उठता। तो देखिए बच्चों, रोहित एक बच्चा है छोटा, और वो इस तरह के अजीबोगरीब सपने देखता है। ज़्यादातर वो उड़ने वाले सपने देख रहा है। अब उसने आगे अपने पिताजी को अपने सपनों के बारे में बताना शुरू किया। आइए पढ़ते हैं। पिताजी, आज फिर मैंने वही सपना देखा। काफ़ी देर तक आसमान में उड़ता रहा, फिर आपके बुलाने की आवाज़ सुनकर नीचे उतर आया। रोहित उस दिन सुबह उठते ही अपने पिताजी के सामने रात का सपना बयान कर रहा था। पर मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था बेटे, रोहित के पिता जो गांव के प्रधान थे ने चुटकी ली। रोहित ने इस तरह से अपने पिताजी को अपने उस उड़ने वाले सपने के बारे में बताया और उसने ये कहा कि मैं तो उड़ रहा था और आपने बुलाया इसलिए मैं नीचे उतर आया। तो रोहित के पिता ने कहा, नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं किया, मैंने तो नहीं बुलाया था। पिताजी, मैं सपने की बात बता रहा हूँ, रोहित ने मचलते हुए कहा। अच्छा बेटे, अब सपने की बात छोड़ो, जल्दी तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, सपने की बात फिर कर लेना। ये कहकर प्रधान जी घर के बाहर निकल पड़े। प्रधान जी कौन थे? रोहित के पिता, जो गांव के प्रधान थे। रोहित मन महसूस कर रहे क्या? दरअसल वह आज पिताजी से अपने उड़ने वाले सपने के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई।
बुझे मन से स्कूल के लिए तैयार होते हुए उसने सोचा, क्यों ना वह अपने सपनों की चर्चा कक्षा के अध्यापक से करे। वह 9वीं कक्षा का छात्र है, उसके कक्षा अध्यापक विज्ञान पढ़ाते हैं, वे जरूर उसके सपने की समस्या पर विचार करेंगे। यही सोचता विचारता हुआ वह स्कूल के प्रांगण तक जा पहुंचा है ना। प्रांगण अर्थात कैंपस जो होता है विद्यालय का, उसको हम प्रांगण कहते हैं। बच्चों के शोर से उसका ध्यान भंग हुआ। रेसस में वह अपने स्वप्न की चर्चा विज्ञान के अध्यापक यतीन्द्र जी से करेगा, उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था। देखिए बच्चों, जब पिताजी उसके सपने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए तो उसने सोचा कि मैं अपने विज्ञान के अध्यापक से ये बात पूछूंगा, अपने सपने की चर्चा करूंगा। आखिर में जब अवकाश का समय था, रेसस अर्थात अवकाश का जो समय था उस स्कूल में, तो उसमें उसने अपने विज्ञान के अध्यापक से अपने सपने की चर्चा करने का निश्चय किया। भाई रोहित, तुम्हारे सपने पर तो मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा, पर इतना जरूर बता सकता हूँ कि धरती के गुरुत्वाकर्षण के चलते कोई भी इंसान बिना किसी उपकरण या साधन के सहारे नहीं उड़ सकता। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से तो तुम परिचित ही हो। धरती प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और इसके प्रभाव के चलते ही हम सतह पर टिके हैं, नहीं तो अब तक अंतरिक्ष में विलीन हो जाते। तुम्हारे उड़ने की बात केवल सपने में ही संभव है, सचमुच ऐसा नहीं हो सकता। रोहित के कक्षा अध्यापक अपराह्न अवकाश के समय उसकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए बच्चों, जब रोहित ने अपने कक्षा अध्यापक से अपने सपने की चर्चा की तो जो विज्ञान के अध्यापक थे, उनके कक्षा अध्यापक, उन्होंने कहा, देखिए कोई भी इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, वो ऊपर जा नहीं सकती है, मनुष्य उड़ नहीं सकता है, क्योंकि हम सभी को जो है धरती जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं या उसको ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, और जब तक ये सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, तो ग्रेविटी की वजह से ही हम इस धरती पे टिके हुए हैं। अगर ग्रेविटी ना होती तो हम लोग यहाँ टिक ही नहीं सकते थे, आसमान में इधर उधर जो है कहीं भी जा सकते थे। आगे रोहित कह रहा है, लेकिन सर उड़ने वाला सपना ही मैं बार बार क्यों देखता हूँ। रोहित के प्रश्न थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो जब रोहित के कक्षा अध्यापक ने यह कहा कि ये सपने हैं, ये उड़ने की बात केवल सपनों में ही संभव है और यथार्थ में, हकीकत में ऐसा संभव नहीं है, तो उसने कहा कि लेकिन सर ये मैं उड़ने वाली है सपने क्यों बार बार देखता हूँ। आगे, भाई मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग वही स्वप्न देखते हैं जो वे चाहते हैं, मगर वास्तव में अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाते। मनुष्य का दिमाग बस उन्हीं मनचाही किंतु असंभव बातों को सपने के जरिए हासिल कर लेना चाहता है। हो सकता है तुम्हारे मन में आसमान में उड़ती चिड़ियों को देखकर लगता हो कि काश तुम भी उन्हीं की तरह उड़ पाते। कक्षा अध्यापक ने ये कहकर रोहित की ओर ध्यान से देखा। तो इस तरह से कक्षा अध्यापक और रोहित के बीच में चर्चा चल रही थी। तो उनके अध्यापक ने कहा कि देखिए ये सब जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे सपने में आता है, और ऐसा तो संभव नहीं है कि उड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। फिर आगे रोहित कहता है, जी सर यह तो मेरी इच्छा है, काश मैं भी चिड़ियों की तरह उड़ पाता। रोहित ने तुरंत हामी भरी। फिर तो सारा माजरा ध्यान समझ में आ गया। माजरा अर्थात घटना, जो भी घटना है वो जो है समझ में आ गया। उनके टीचर ने कहा, जो तुम वास्तव में नहीं कर पा रहे हो यानी उड़ नहीं पा रहे हो, स्वप्न के जरिए उसी काम को तुम्हारा मस्तिष्क अंजाम दे रहा है। कक्षा अध्यापक ने कहा कि रोहित देखिए, असली बात यह है कि तुम उड़ नहीं सकते,
और तुम उड़ना चाहते हो, और वो जो तुम्हारी इच्छा है वो सपनों के द्वारा जो है तुम्हारी प्रकट होती है, और ये सब काम कौन करता है? तुम्हारा मस्तिष्क करता है। ठीक है। यस सर, रोहित ने हामी भरी, लेकिन उसे अभी भी यही अनुभव हो रहा था कि उसकी जिज्ञासा पूरी तरह शांत नहीं हो सकी है। उसने टीचर से तो हामी भर ली, लेकिन अभी उसको अपने सपने अभी वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुआ था। इस तरह से वो उसने अध्यापक और उसके मध्य जो बात हुई वो पूरी हुई। अब आगे चलते हैं कि अभी स्कूल बंद होने में थोड़ा समय था, किंतु सिर दर्द के कारण रोहित ने घर जाने की अनुमति प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर ली। वह एक शॉर्टकट रास्ते से, यानी नहर वाले निर्जन रास्ते से जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज कदमों से चल पड़ा था। अभी वह आधा फासला ही तय कर पाया था कि सहसा एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे भाई रोहित, जरा मुझसे भी मिल लीजिए। यहाँ कौन? कहीं कोई भी तो दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है बच्चों, देखिए रोहित जो है उस दिन स्कूल से जल्दी निकल पड़ा है ना, क्योंकि उसके सिर में दर्द हो रहा था, तो उसने अपने प्रिंसिपल से छुट्टी ली और वो अपने घर के लिए चल दिया। और उसने एक निर्जन रास्ता पकड़ा। निर्जन अर्थात जिस पे लोग बहुत कम चलते हैं, जहाँ पे लोग दिखाई नहीं देते अक्सर, उस रास्ते से उसने, सुनसान रास्ते से वो चल दिया, जो कि नहर के किनारे से होकर के रास्ता जाता था। अभी वो थोड़ी दूरी आगे चला कि उसको ये आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे मैं तो नहर के बीचों बीच पानी में हूँ भाई रोहित, जरा नहर के मेड़ पर चढ़ो। तो फिर से वही मधुर आवाज़ सुनाई दी। अब रोहित तो समझ नहीं पा रहा था कि आवाज़ ये कहाँ से आ रही है, और उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसको फिर से आवाज़ सुनाई दी कि जरा नहर के मेड़ पर तो चढ़ो। रोहित सहम गया। भाई रोहित डर गया, कहीं उसने इस नहर वाले रास्ते से चलने का निर्णय लेकर कोई गलती तो नहीं की है। उसके पिताजी हमेशा मेन रोड वाले लंबे किंतु सीधे रास्ते से ही स्कूल आने जाने के लिए कहते हैं। सहसा ही ये विचार उसके मन में कौंधा, है ना, उसके मन में आया कि ये आज हमने गलती कर दी, हमें मेन रोड से जाना चाहिए था, लेकिन इस रास्ते से मैं चला आया। तभी फिर आवाज़ आई, अरे डरो नहीं रोहित, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। पहले तुम दाईं ओर नहर के ऊपर चढ़ो। तो फिर वही आवाज़, जिसमें इस बार एक विशेष आमंत्रण था। ठीक है। रोहित यंत्र सा खींचा नहर की मेड़ पर चढ़ गया। आखिर ने जब कई बार आवाज़ आई तो रोहित जो है नहर की मेड़ पर, ऊंचाई पे जो है वो चढ़ गया। उसने नहर के पानी में एक काफ़ी बड़े आकार का मेढक नुमा जानवर देखा। कैसा जानवर देखा? मेढक की तरह का जानवर, जो कि बड़े आकार का था। ऐसा जानवर तो उसने कभी नहीं देखा था। वह सहसा बेहद डर गया। डर के मारे उसकी घिघी बंद गई, है ना। वो बहुत डर गया। घिघी बंदना मतलब बहुत, उसकी आवाज़ बंद हो गई, वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तुम नाहक ही डर रहे हो रोहित, मैं तुम्हारे ग्रह का प्राणी नहीं हूँ। मैं अंतरिक्ष के ऐसे छोर से आया हूँ जहाँ केवल जल ही जीवन है। इसलिए तो मुझे भी इस नहर के पानी में ही शरण लेनी पड़ी है। अब चूंकि धरती का 1/3 भाग ठोस धरातल है, जहाँ तुम जैसे थलचारी हैं, और इसलिए हम तुम्हारे पास सीधे आ नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे सपनों में ही अपनी उपस्थिति दर्ज कर संतोष कर रहे हैं। रोहित को मानो काटो तो खून ही नहीं। यह क्या माजरा है भला? सहसा उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, वहाँ रुके या फिर भाग चले, है ना। आखिर जब वो मेढक नुमा जो जानवर था, उसने कई बार जब उसको आवाज़ दिया तो बेहद डर गया। तो उसने कहा, उस जानवर ने कहा कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे इस ग्रह का प्राणी नहीं हूँ, मैं तो अंतरिक्ष के दूसरे छोर से आया हूँ, और
वहाँ तो जल ही जीवन है, अर्थात कि वो जो जिस ग्रह से मैं आया हूँ वहाँ जल ही जल है, थल नहीं है, जमीन नहीं है, केवल पानी ही पानी है। इसीलिए मैंने इस नहर की शरण ली है, क्योंकि मैं पानी का रहने वाला जीव हूँ। मैं जो है थल जमीन पर नहीं रह सकता, इसलिए जो है मैं इस नहर में हूँ। अब क्योंकि तुम लोग थलचारी हो, उस जानवर ने रोहित से कहा कि थलचारी अर्थात जो जमीन पर रहने वाले जीव, अर्थात जैसे मनुष्य है, बंदर है या अन्य जीव जंतु हमारे जो जमीन पर रहते हैं उस तरह के, तो उस तरह का वो जीव नहीं था। उसने कहा इसीलिए मैं इस पानी में हूँ। आगे, फिर से किस विचार में डूब गए रोहित, मैं तुम्हें यहाँ कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। अब मेरा चेहरा मोहरा तो धरती वासियों सा है नहीं, यदि मैं दोस्ती की पेशकश करूं तो तुम ठुकरा दोगे। वह मेढक नुमा होकर भी बिल्कुल इंसानों की जुबान बोल रहा था। उसने अंतरिक्ष वासियों की कहानियां पढ़ी तो थी, तो क्या सामने का जीव सचमुच कोई अंतरिक्षवासी ही है? कोई दुश्मन अंतरिक्षवासी ना होकर एक दोस्त? रोहित का दिमाग सक्रिय हो उठा था। उस जानवर ने कहा, मेढकनुमा जो जानवर था उसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। मैं तुमसे दोस्ती की पेशकश कर रहा हूँ, है, मैं दोस्ती तुमसे करना चाहता हूँ। ऐसा कह के उसने जो है रोहित की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो तुम जो सपने देख रहे हो वे हमारी विचार तरंगों से ही उत्पन्न हो रहे हैं। उसने कहा कि जो तुम डेली जो सपने देखते हो तरह तरह के, वो हमारी विचार तरंगों से उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे ग्रह के वासियों का एक झुंड धरती पर उतरकर यहाँ के जनजीवन का अध्ययन कर रहा है ना। हमारे जो उस जानवर ने कहा कि हमारे ग्रह से जीवों का एक पूरा ग्रुप आया हुआ है, झुंड आया हुआ है, जो कि यहाँ इस धरती के ऊपर जो जीव हैं उनके जीवन के बारे में अध्ययन कर रहा है। आगे, भला क्यों रोहित के मुंह से अकस्मात निकल पड़ा। अब जानवर क्या कह रहा है वो, इसलिए कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो चली है, हमें बसने के लिए कोई दूसरी जगह चाहिए, और इस गैलेक्सी में तुम्हारी धरती जैसा कोई दूसरा ग्रह नहीं। यहाँ तो 2/3 पानी ही पानी है। अनुमान यह है कि अगली 2 शताब्दियों में बढ़ते तापक्रम के चलते उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की सारी बर्फ पिघल जाएगी और तब पूरी तरह जलमग्न धरती हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, आप देखिए उसने जो है कहना शुरू किया, जो जानवर था उसने कहा कि हाँ, क्योंकि हमारे जो ग्रह पर जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है, अब हमको बसने के लिए कोई दूसरी जगह चाहिए। इसलिए हम लोग जो है ढूंढ रहे हैं कि इस गैलेक्सी में कौन सी ऐसी जगह है जहां हम अपनी जनसंख्या को बसा सकें। तो हमने देखा कि धरती जो है ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 मतलब 2/3 तो पानी ही है। 2/3 हिस्सा जो है धरती का पानी है, 1/3 जो है केवल जो है 1/3 जो जमीन है केवल। तो इसलिए और उसने ये संकेत किया कि अगली 2 शताब्दियों में, अगले 200 साल में अगर इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता रहा धरती का, इसी तरह यहाँ के लोग लापरवाही करते रहे और इसका टेम्परेचर बढ़ता रहा, तो जो उत्तरी और दक्षिणी हमारे जो ध्रुव हैं, नॉर्थ और जो साउथ पोल हैं, उनकी सारी बर्फ पिघल जाएगी। और जब बर्फ पिघल जाएगी तो ये धरती पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगी, है ना। अर्थात पूरी धरती पे केवल पानी ही पानी रह जाएगा, जमीन कहीं नहीं रह जाएगी। ठीक है, और जब ऐसी स्थिति आएगी तो ये हमारे जैसे जो दूसरे ग्रह के जीव हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है जल में रहने वाले जीव हैं। उस जानवर ने कहा कि हम जल में रहने वाले जीव हैं और हमारे लिए तो ये स्वर्ग बन जाएगा। अब रोहित ने जब ये सुना तो उसने कहा, और हमारे लिए नरक। रोहित के मुंह से फिर अकस्मात ये शब्द फूट पड़े।
तो बच्चों, आखिर रोहित ने ये बात क्यों कही, ये समझने की बात है ना भाई। अगर क्योंकि हम लोग तो थलवासी हैं, ज़मीन पर रहने वाले हैं, मनुष्य तो ज़मीन पर ही रहता है, और जब पूरी धरती जो है वो पानी से भर जाएगी तो हमारे लिए तो हमारा जीवन तो संभव नहीं रहेगा, अर्थात मनुष्य जो है इस धरती से समाप्त हो जाएगा। और इसलिए उसने कहा कि ये धरती जो है हमारे लिए नरक के समान हो जाएगी। आगे, उस स्थिति के लिए हम जिम्मेदार नहीं है रोहित। बहरहाल तुम अपने सपनों को लेकर चिंतित न हो। ये भी जान लो कि तुम्हारा स्वप्न महज एक स्वप्न भर नहीं, एक हकीकत है। जब रोहित ने ये कहा कि ये धरती तो हमारे लिए नरक बन जाएगी, तो उस दूसरे जीव ने कहा कि रोहित, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए तो तुम लोग जिम्मेदार हो, मनुष्य जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इतना प्रदूषण फैलाया है कि अगर इसी रफ्तार से वो फैलाते रहेंगे तो ये जो बात हम कह रहे हैं वो कभी न कभी सच हो जाएगी, और इसके लिए जिम्मेदार मनुष्य ही है। क्या? जी हाँ रोहित, आगे उस जानवर ने कहना फिर शुरू किया कि जी हाँ रोहित, हमने एक ऐसी एंटी ग्रेविटॉन तरंगों की खोज कर ली है जिसकी मदद से हम दूर दूर तक अंतरिक्ष भ्रमण कर लेते हैं। अब देखिए, उड़ने वाली बात यहाँ पे आ गई, क्योंकि मनुष्य तो उड़ नहीं सकता इतनी आसानी से, बिना प्लेन में बैठ करके भले उड़ ले, ऐसे तो उसके लिए उड़ना संभव नहीं है। अब आखिर ये जो दूसरे ग्रह के जीव हैं वो कैसे उड़ते हैं, तो उस जीव ने यहाँ बताना शुरू किया। उसने कहा कि रोहित, हमने एक ऐसी एंटी ग्रेविटॉन तरंगों की खोज कर ली है जिसकी मदद से हम दूर दूर तक अंतरिक्ष भ्रमण कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। वहाँ भी धरती की ही तरह गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन एंटी ग्रेविटॉन वेव के नियंत्रित उपयोग से हम सुदूर अंतरिक्ष यात्राएं कर लेते हैं। ये तरंगे हमारे अंतरिक्ष यानों को गुरुत्व के विरुद्ध गति देती हैं। तो देखिए बच्चों, उसने बताया उस जीव ने कि गुरुत्वाकर्षण तो जो ग्रेविटी है वो तो जैसे धरती पर है वैसे हमारे ग्रह में भी ग्रेविटी है, लेकिन हमने एंटी ग्रेविटॉन तरंगों की खोज कर ली है जो कि इन गुरुत्वाकर्षण जो ये बल है, ग्रेविटी है, उसके विरुद्ध कार्य करता है, और हम लोग, हमारे जो अंतरिक्ष यान है वो आसानी से अंतरिक्ष में कहीं भी आ जा सकते हैं। आगे, तो क्या मैं भी सचमुच उड़ सकता हूँ? अचानक रोहित के उड़ने की इच्छा बलवती उठी। जब उसने ये सुना उस जानवर से कि एंटी ग्रेविटॉन तरंगों का इस्तेमाल करके हम कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं, अंतरिक्ष में उड़ सकते हैं, तो उसकी जो इच्छा थी पहले उड़ने वाली वो फिर से जो है प्रबल हो गई। उसने फिर से कहा, तो क्या हम लोग भी उड़ सकते हैं? अब उस जानवर ने कहा, ठीक है रोहित, मैं अपने गृह मुख्यालय से संपर्क कर आज रात तुम्हारे इर्द गिर्द एंटी ग्रेविटॉन तरंगों का घेरा तैयार करूंगा। तुम रात 11 बजे के आसपास घर के बाहर निकलना, नहीं तो घर की छत से जाकर चिपक जाओगे, है ना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम जो ज़मीन पे टिके हुए हैं वो ग्रेविटी के कारण टिके हुए हैं, और ग्रेविटी जब अगर हट जाएगी तो हम ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, और उसका परिणाम अगर हम कमरे में हैं तो हम कमरे की छत पे जाके चिपक जाएंगे। इसीलिए उसने कहा कि रात को 11 बजे तुम अपने घर के बाहर निकल लेना, तभी मैं एंटी ग्रेविटॉन तरंगों का घेरा जो है तुम्हारे चारों तरफ बना दूंगा, तो तुम आसानी से उड़ सकते हो। आगे उसने कहा, अब तुम जाओ, उड़ने का आनंद लेने के बाद मुझसे मिलना और फिर बातें होंगी, लेकिन हाँ, मेरे बारे में किसी को बताना नहीं, क्योंकि कोई विश्वास करेगा नहीं, और कोई विश्वास कर भी ले तो उसके यहाँ तक आने पर मैं छुप जाऊँगा। पानी के भीतर भला कौन देख पाएगा मुझे, बस तुम भले मुझसे मिल सकोगे। सहसा वह मेढक नुमा जीव
पानी में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गया। स्तब्ध सा रोहित इस घटना पर सोच विचार करता हुआ घर की ओर चल पड़ा। तो देखिए उस जो है जानवर से रोहित की इतनी सारी बातें हुई और उस जानवर ने कहा कि रात को 11 बजे तुम घर के बाहर रहना, तभी मैं एंटी ग्रेविटान तरंगों को तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा और उसकी सहायता से तुम आसानी से आसमान में इधर उधर जो है घूम सकते हो। इतना कह करके वो जीव जो वो है पानी में अदृश्य हो गया, उसने डुबकी लगा ली और वो गायब हो गया। अब आगे चलते हैं। रोहित रोहित उठो, कब तक सोते रहोगे आज? पिताजी की आवाज़ सुनकर रोहित उठ बैठा। रोहित बेटे, आज मैंने भी सपना देखा कि तुम रात 11 बजे घर के बाहर निकले। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। फिर मैंने देखा कि तुम एक जगह थोड़ी देर रुके रहे, फिर आसमान में ऊपर उठ चले और काफ़ी देर तक इधर उधर मंडराते रहे, है ना। जब सुबह पिताजी ने उसको जगाया कि अरे रोहित उठो, और उसने अभी तक तो अपने सपने के बारे में रोहित जो है अपने पिताजी को बताता था, आज पिताजी ने जो है रोहित को जगाया और ये बताना शुरू किया कि मैंने भी सपना देखा है कि आज तुम रात 11 बजे घर से बाहर निकले और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला, मैंने देखा कि तुम आसमान में उड़ रहे हो। आगे फिर धीरे से नीचे उतर आए। भाई मैं तो हैरान हूँ, हम तुम एक जैसा ही सपना देख रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? रोहित के पिताजी की आवाज़ में चिंता की स्पष्ट झलक थी और रोहित इस उधेड़बुन में था कि सपने का सच पिताजी को बताए या न बताए। आखिर उन्होंने कोई सपना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना जो देखी थी। तो बच्चों देखिए इसमें यहाँ इन पंक्तियों में ये बात बताया, रोहित के पिताजी समझ रहे थे कि मैंने सपना देखा, जबकि रोहित तो ये जान रहा था कि ये तो एक सच्ची घटना थी। इस तरह से बच्चों इस कहानी के माध्यम, इस विज्ञान कथा के माध्यम से जो है ये बताया गया है कि विज्ञान जो है अकल्पनीय होता है और अकल्पनीय को भी वो संभव बनाने की क्षमता रखता है। जब हम सपने देखेंगे और सपनों के पे विचार करेंगे तो उसी के अनुरूप हम जब काम करेंगे तो जो सपना होता है वो भी कभी साकार हो सकता है।